बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय है विश्व की जनजाति। और उस विश्व की जनजाति में आज हम बात करने वाले हैं अरब में निवास करने वाली बद्दू जनजाति के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई जनजातियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा डिस्कशन का विषय है विश्व की प्रमुख जनजाति में से अरब में निवास करने वाली बद्दू जनजाति। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो ही गया कि आज हम अरब की बद्दू जनजाति की बात करेंगे। अब ये बद्दू जो होते हैं ये कैसी जनजाति है? यह एक घुमक्कड़ जनजाति है जो अपने शिकार, चरगाहों एवं जल प्राप्ति हेतु मरुद्यानों की खोज में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते रहते हैं। अरब में निवास करने वाली जो बद्दू जनजाति है ये घुमक्कड़ जनजाति है। अब ये घुमक्कड़ क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, चारागाहों और जल की प्राप्ति हेतु मरुद्यानों की खोज में हमेशा एक चारागाहों में जल मिल जाए, चारागाह जहाँ होंगे और जहाँ जल की प्राप्ति होगी, ऐसे मरुद्यानों की खोज में ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं या स्थानांतरण करते रहते हैं। इसीलिए ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। बद्दू का अर्थ जो होता है वह भी सामान्यतः खानाबदोश जनजाति से ही है। मतलब बद्दू का हम जो अर्थ लगाएंगे वो भी सीधे शब्दों में खानाबदोश जनजाति को इंडिकेट करता है या उसका संबंध बद्दू खानाबदोश जनजाति से ही है। ये लोग मौसम में परिवर्तन होने के अनुसार ही परिवार एवं पशुओं के साथ जल और चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं। अब इन लोगों का देखिए स्थानांतरण भी कई प्रकार का होता है। अब इनका जो स्थानांतरण है वो एक प्रकार से मौसमी स्थानांतरण है। मौसमी स्थानांतरण का मतलब क्या है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, तो उनका जो स्थानांतरण हो रहा है अर्थात स्थान में जो परिवर्तन हो रहा है वह स्थान में परिवर्तन मौसम के कारण हो रहा है। तो इसीलिए ये लोग मौसम में परिवर्तन होने के अनुसार ही अपने परिवार और पशुओं को लेकर जहाँ जल और चारा मिल जाता है वहाँ निवास करने लग जाते हैं। और जब वहाँ जल और चारा समाप्त हो जाता है अतः तो ये दूसरे स्थान पर भ्रमण कर लेते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग मौसम के परिवर्तित होने के साथ ही पशु और चारे के साथ साथ पशु और परिवार के साथ साथ जल एवं चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं। एक स्थान विशेष पर ये लोग जल और चारागाहों की प्राप्ति तक ही रहते हैं। मतलब जब तक किसी स्थान पर जल और चारागाह रहेंगे तब तक ये वहीं रहेंगे, और जब वहाँ पर चारागाह और जल की समाप्ति हो जाएगी तो ये उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। चूँकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाने के कारण जल व चारा सीमित मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। अब चूँकि ये अरब की जनजाति है तो अरब जो क्षेत्र है वो कैसा है? अरब जो है स्थान है वो मरुस्थलीय है। अब यहाँ की जलवायु भी कैसी होगी? मरुस्थलीय होगी। मरुस्थलीय जलवायु के कारण क्या होगा, इन क्षेत्रों में जल भी बहुत सीमित ही उपलब्ध हो पाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर चारा भी पशुओं के लिए सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगा। अतः यह जल्दी ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण कर जाते हैं। अब मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु मरुस्थलीय होने के कारण जल और चारा सीमित मात्रा में ही किसी स्थान पर उपलब्ध हो पाता है। तो जब तक किसी स्थान पर चारा और जल उपलब्ध रहेगा तब तक बद्दू वहाँ पर रहेंगे, और जैसे ही वहाँ पर चारा और जल समाप्त होने लगेगा तो ये लोग उस स्थान से स्थानांतरण कर जाते हैं और कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। इसीलिए इन्हें घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है। बद्दू लोग हमेशा समूह में विचरण करते हैं तथा आधुनिक सभ्यता के संपर्क में ये लोग नहीं रहना चाहते हैं। अब ये लोग क्या ऐसे भ्रमण नहीं करते हैं कि बस अकेले अकेले सिंगल ही चले गए और भ्रमण कर लिया, किसी स्थान पर रह गए, स्थानांतरण कर लिया, बल्कि ये समूह में, ग्रुप में विचरण करते हैं। और जो हमारा आज की जो सभ्यता और संस्कृति है उनसे ये किसी प्रकार का संपर्क रखना ही नहीं चाहते हैं। बद्दू लोग की कई उप प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। बद्दू लोगों में कई उपजातियाँ होती हैं, जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान भाग में पाई जाती है, जो पशुपालन पर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। इन सभी उपजातियों के समूह को नाजा जनजाति के समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। सबसे अधिक रोवाला जाति के बद्दू पाए जाते हैं। अब जैसे एशिया के बद्दू लोगों की कई उपजातियां पाई जाती है, जैसे हम देखें दक्षिणी पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानी भागों में जो
पशुपालन पर और जीवन निर्वाह करते हैं, उस उपजाति को हम अनाजा के नाम से संबोधित करते हैं। और इनमें जो सबसे अधिक प्रचलित है या अधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति है वह है रोवाला। अब हम बात करते हैं कि अरब जो है बद्दू जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है, उनका हैबिटेट कहाँ पर है, निवास क्षेत्र कहाँ है। अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र जिसे हमद और नेफद नाम से जाना जाता है में बद्दू लोग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। आया आपको समझ में कि अरब प्रायद्वीप जो है उस प्रायद्वीप का भी जो उत्तरी भाग है और जो रेगिस्तानी भाग है, और उस रेगिस्तानी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, हमद और नेफद के नाम से जानते हैं, उसमें ही सर्वाधिक बद्दू पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थली भाग में बद्दू लोग सीरिया के मध्यवर्ती भाग से दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तक पाए जाते हैं। अब एशिया का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसका जो मेरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें सीरिया के मध्यवर्ती भाग से दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तक ये लोग पाए जाते हैं या निवास करते हैं। हमद क्षेत्र में छोटी छोटी घास के विस्तृत चरागाह क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखो, अभी हमने कहा ना कि ये हमद में और नेफद क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं, तो हमद क्षेत्र में क्या है कि छोटी छोटी घास के विस्तृत चारागाह यहाँ उपलब्ध हैं। चारागाहों के मध्य छोटे छोटे गर्तों में जल भी पाया जाता है। अब मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जहाँ पर चारागाह मिल जाएंगे और जहाँ पर जल मिल जाएगा वहीं ये लोग निवास करेंगे। तो हमद क्षेत्र में चारागाह छोटे छोटे और विस्तृत क्षेत्र में चारागाह पाए जाते हैं और उनके बीच के जो छोटे छोटे गर्त होते हैं उनमें जल भरा होता है। इसी कारण ये हमद क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवास करते हैं। ये चारागाह एवं जल इनके यहाँ बसने का प्रमुख उत्तरदायी कारण माना जाता है। हमद के दक्षिण में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र नेफद के नाम से जाना जाता है। अब हमद का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, नेफद कहा जाता है। यहाँ की छोटी छोटी यहाँ भी छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त शेष अरब मरुस्थलीय क्षेत्र रेतीला होने के कारण निर्जन एवं जनशून्य है। जो अरब का पूरा प्रायद्वीप है, अगर हम उसे देखें तो एक तरह से आप अगर उसे देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि वो पूरा रेतीला है और निर्जन है या फिर जनशून्य है। लेकिन अरब प्रायद्वीप का उत्तरी भाग जो है जहाँ पर चारागाह है, छोटी छोटी घास उग जाती है जिससे चारागाह बन जाते हैं और उनके बीच में जो गर्त हैं वहाँ जल पाया जाने के कारण हमद और नेफद नाम के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्र ही अरब के बद्दुओं का सर्वाधिक निवास क्षेत्र है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा अरब का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है और मरुस्थलीय और रेतीला होने के कारण ये क्या है, जनशून्य है या फिर निर्जन है। यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। हमद एवं नेफद क्षेत्र में जून से सितंबर का समय तीव्र गर्मी का होता है। अब जून से लेकर सितंबर के समय में हमद और नेफद जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी होती है और गर्मी में अगर औसत तापमान देखें तो 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। यहाँ पर दिन में अगर हम देखें, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर रेतीली हवाएं चलेंगी, आंधियाँ चलेगी और वर्षा जो होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, नाम मात्र की भी नहीं होती है वर्षा ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर दिसंबर से जनवरी का मौसम अगर हम देखें तो उसमें शीतलता पाई जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर हिमपात भी होता है। अक्टूबर नवंबर में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनके कारण ही इस क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश हो पाती है। तो यानी इस अरब प्रायद्वीप में वर्षा का सीज़न कौन सा है, अक्टूबर से नवंबर, और वो भी कौन सी वर्षा होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है वो होती है और वो वर्षा तो बहुत हल्की होती है। और इस हल्की बारिश के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, छोटी मोटी घासें उग जाती हैं जो पशुओं का प्रमुख चारा होती है। तो आपको आया समझ में कि अरब प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है जिसमें हमद और नेफद नाम के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, यहीं पर सर्वाधिक बद्दू निवास करते हैं। इसके अलावा का जो सारा अरब का मरुस्थल है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस वाला है कि वहाँ पर निवास करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ना वहाँ जल उपलब्ध है, ना वहाँ घास उपलब्ध है। इसी के कारण बाकी का सारा अरब प्रायद्वीप निर्जन या जन शून्य है। तो ये था कि बद्दू जहाँ निवास करते हैं वो निवास क्षेत्र कौन सा है। अब हम बात करते हैं बद्दू जनजाति के शारीरिक लक्षण की, कि इनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार की होती है, इनके शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है। बद्दू लोगों का कद सामान्यतः
बद्दू लोगों के कद की सामान्यतः लंबाई अगर हम देखें तो ये 160 से 170 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इनकी लंबाई 160 से 170 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इनका चेहरा जो होता है वो लंबा होता है, आंखें इनकी काली होती हैं, बाल काले होते हैं और चमड़ी का रंग जो होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। ये लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मीनाइट प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न जनजाति मानी जाती है। मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जो भूमध्य सागरीय जनजाति निवास करती है और जो आर्मीनाइट प्रजातियां हैं, उन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई ये जनजाति मानी जाती है। इन दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण बद्दू जनजाति के लोगों में पाए जाते हैं। मतलब भूमध्य सागरीय और अर्माइड, इन दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण अगर हम देखें तो हमें बद्दू जनजाति के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भोजन की कि ये अपने भोजन में क्या खाते हैं, कौन सी सामग्रियों को ये अपने भोजन में या फूड में सम्मिलित करते हैं। बद्दू लोगों का भोजन ऊँटनी के दूध से प्राप्त होता है। मतलब इन्हें सबसे क्योंकि अरब चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है तो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाला जाएगा? रेगिस्तान में तो सबसे ज़्यादा ऊँट ही पाले जाएंगे, है ना, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो अरब लोगों का मुख्य भोजन जो होता है वो क्या होता है? ऊँटनी का दूध से ही प्राप्त होता है। दूध को अब इस ऊँटनी के दूध को ये लोग कच्चा तो पिएंगे ही पिएंगे, इसके अतिरिक्त ये लोग ऊँटनी के दूध से दही भी जमाते हैं, पनीर भी बनाते हैं और मक्खन भी बनाते हैं, और फिर ऊँटनी के दूध से दही, मक्खन और पनीर जो बनाया उसका ये उपयोग भी करते हैं। ऊँटनी के खट्टे दूध का उपयोग बद्दू लोग सामान्यतः अपने दैनिक भोजन में करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो दूध क्या होगा? शीघ्र खराब हो जाएगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? उस खट्टे दूध को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करते हैं। मतलब ये इनके भोजन में शामिल है कि जो ऊँटनी का खट्टा दूध है वो सामान्यतः दैनिक भोजन में इनके काम सम्मिलित होगा या काम में लिया जाएगा। दूध के अतिरिक्त ये लोग जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस आदि भी भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। मक्का जौ की रोटी भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी ये लोग खाते हैं। मेहमान आदि के आने पर ये लोग उनका सत्कार कहवा पिलाकर करते हैं। कहवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। अब मेहमान आ गए हैं तो उनको ये कहवा पिलाएंगे और कहवा भी इनका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग भेड़ बकरियों का दूध, मांस को भी भोजन में शामिल करते हैं। अब केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल ऊँट के दूध को काम में ले रहे हैं, भेड़ बकरियों के दूध को भी काम में लेंगे और उनके मांस को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार ऊँटनी का दूध है, जिसे ये रुवाला कहते हैं। अभी हमने देखा था कि उस जनजाति का नाम भी एक रुवाला है ना। इनकी जो उप प्रजाति है ठीक उसी प्रकार से ऊँटनी के दूध को ये लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं और उस ऊँटनी के दूध को ये रुवाला कहते हैं। तो इनका मुख्य भोजन क्या हुआ? इनका मुख्य भोजन ऊँटनी का दूध और ऊँटनी के दूध से बनने वाले जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो सब है। इसके अतिरिक्त ये जौ, मक्का की रोटी भी खाते हैं और दूसरे जो जानवर पाए जाते हैं उनके मांस को भी ये अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। तो ये था इनका फूड या भोजन। आज की क्लास में बस अपन इसको यहाँ स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसे कंटिन्यू करेंगे।